अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हम स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, उसका क्या पर्पस होता है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों परफॉर्म की जाती है। तो इसका आंसर आपको ये देना है कि हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम उसके ऊपर अगर हम स्ट्रेस टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उसका रीज़न ये होता है कि हम ये पता कर सकें कि वो प्रोडक्ट कितना ज़्यादा स्टेबल है, साथ ही साथ उसका कितना ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है गिवन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कंडीशन में, साथ ही साथ हम उसका डिग्रेडेशन पाथवे का भी पता लगाते हैं। ये जो स्ट्रेस टेस्टिंग होती है ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफर करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप की कंडीशंस या एक ही टाइप की स्ट्रेस टेस्टिंग हम हर प्रोडक्ट के ऊपर लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसके ऊपर किस टाइप की स्ट्रेस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ जब स्ट्रेस टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं तो समय समय पर हम प्रोडक्ट के सैंपल को विड्रॉ करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर जो भी हम एनालिटिकल टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से वैलिडेटेड होनी चाहिए और क्रॉस चेक होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपको इंटरव्यू से पूछा जा सकता है वो ये होगा कि जो ICH की जो स्टेबिलिटी गाइडलाइन है उसका क्या कोड है। जी हाँ, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ICH की स्टेबिलिटी गाइडलाइन का कोड क्या है। तो इसका जवाब आपको ये देना है Q1A। जी हाँ, Q1A इसका कोड है ICH की स्टेबिलिटी गाइडलाइन का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग करते हैं तो उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट चेंज को मॉनिटर किया जा सकता है या कितने ज़्यादा मान्य है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 5% चेंजेस जो होते हैं वो गाइडलाइन के अंदर आते हैं, मतलब वो मान्य होते हैं। अगर 5% से अगर ज़्यादा चेंजेस अगर हमको दिखाई दे रहे हैं मतलब फिर प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो स्टेबिलिटी टेस्टिंग जो है वो फेल कर जाता है। अगला क्वेश्चन जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा सकता है वो है लीक टेस्ट से रिलेटेड, और क्वेश्चन ये होगा कि अगर किसी प्रोडक्ट का लीक टेस्ट फेल हो जाता है, जी हाँ, अगर किसी प्रोडक्ट का लीक टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फिर क्या करते हैं, मतलब उसके बाद हम क्या कदम उठाते हैं। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि सबसे पहले तो हमको जो है प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग है उसको बंद करना होगा, उसी समय हमको पैकेजिंग को बंद करना होगा, ये इमीडिएट एक्शन होता है। उसके अलावा फिर हम अलग अलग फैक्टर्स को चेक करते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं सीलिंग टेम्परेचर। जी हाँ, जो सील हम लगाते हैं क्योंकि जो लीक टेस्ट अगर फेल हुआ है मतलब सील के अंदर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई है, तो सबसे पहले हम सीलिंग टेम्परेचर को चेक करते हैं कि जो सीलिंग अप्लाई की जा रही है प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या टेम्परेचर रखा गया है। उसके अलावा जो प्रोडक्ट है हमारा उसके ऊपर हम ये चेंजेस देखते हैं कि उसके ऊपर किसी टाइप का उभार तो नहीं है। प्रोडक्ट की जो हम जो एक तरीके की जो हम एल्यूमिनियम फॉइल यूज़ कर रहे हैं उसकी विड्थ कितनी है उसको हम क्रॉस चेक करते हैं, उसको अलग अलग जगह से चेक करते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर जो सील जब हम प्रोडक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, जो पैकेजिंग हो रही है तो वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही। ऐसा नहीं कहीं पे छेद है, कहीं पे कहीं एयर का पासेज हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। उसके बाद सबसे पहले तो जो भी प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये प्रॉब्लम आई है उसको हम क्वारंटाइन एरिया में रख देते हैं, मतलब उसको हम पहले स्टोर करके रख लेते हैं, क्योंकि जब तक हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं करते हैं तब तक हम उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं भेज सकते हैं। तो उसको हम क्वारंटाइन एरिया में रखते हैं, जब तक कि प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं हो जाती है तब तक हम उस प्रोडक्ट को हम क्वारंटाइन एरिया के अंदर स्टोर करके रखते हैं। साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के हम रैंडम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं, मतलब उसके ऊपर लीक टेस्ट अप्लाई करते हैं और ये चेक करते हैं कि सभी के सभी प्रोडक्ट तो ऐसे नहीं है कि लीक टेस्ट फेल कर रहे हैं। तो रैंडमली हम सैंपलिंग करते हैं और उनको लीक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ अगर एग्जाम्पल बात की जाए ब्लिस्टर पैकेजिंग की, तो यहाँ पर हम जो ब्लिस्टर पैकेज जो होंगे जो कि टेस्ट पे पास कर चुके हैं, लीक टेस्ट पास कर चुके हैं, तो हम उनको मार्केट में पहुंचा देते हैं। बट अगर हमको ऐसा दिखता है कि कुछ पैकेजेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं और वो बाद में जाके लीक टेस्ट फेल कर सकते हैं, या हमको ऐसा दिख रहा है कि पैकेजिंग सही तरीके से नहीं हुई है, तो हम उन पैकेजेस को रिमूव कर देते हैं, उनको हटा देते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, और ये दो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे रिलेटेड क्वालिटी एश्योरेंस में इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये दो इंस्ट्रूमेंट है फ्राइबिलिटी एपरेटस और डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। मैं इन दोनों एपरेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस को इस वीडियो के अंदर शामिल नहीं कर रहा हूं। उसका रीज़न ये है क्योंकि इन दोनों एपरेटस से रिलेटेड मेरे पहले से ही वीडियो जो है वो पब्लिश हो चुके हैं, तो वहाँ पर मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में इन दोनों एपरेटस से रिलेटेड क्वेश्चंस को बताया है और साथ ही साथ उनके आंसर्स भी बताए हैं। तो उन वीडियो को देख के आप इनके आंसर्स को पता कर सकते हैं और ये भी पता कर सकते हैं कि इंटरव्यू के अंदर इन दोनों जो एपरेटस हैं, फ्राइबिलिटी एपरेटस और डिसइंटीग्रेशन एपरेटस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके क्या आंसर है। अगला क्वेश्चन जो कि आपको इंटरव्यू में पूछा सकता है वो क्वेश्चन ये होगा कि जब हम कोई भी टेबलेट का प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही हमको टेबलेट की हार्डनेस क्यों चेक करनी होती है। ये इन प्रोसेस चेक के अंदर ही आता है और इसका जवाब आपको ये देना है कि हार्डनेस हम इसलिए चेक करते हैं किसी भी टेबलेट की क्योंकि हम ये पता लगा सकें कि जो टेबलेट के ऊपर जो कंप्रेशन फोर्स
फोर्स लगाया जा रहा है वो प्रॉपर तरीके से लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है, वो प्रॉपर है कि नहीं है। अगर किसी भी टेबलेट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा कंप्रेशन फोर्स लगा दिया जाता है और अगर उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है तो टेबलेट जो होगी, जब हम टेबलेट को लेंगे और वो हमारे स्टमक में जाएगी तो वो गिवन टाइम पीरियड पे, मतलब जिस टाइम पे उसको डिसइंटीग्रेट होना चाहिए उस टाइम पीरियड पे वो डिसइंटीग्रेट नहीं होगी। बट अगर हम किसी टेबलेट को बहुत ही कम प्रेशर लगाते हैं और उसकी हार्डनेस काफ़ी कम रह जाती है तो क्या होगा, टेबलेट को आप जैसे ही हाथ में लोगे वो टूट जाएगी। इसीलिए टेबलेट का जब प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन एरिया के अंदर ही टेबलेट की हार्डनेस को चेक किया जाता है, जिससे कि हम टेबलेट के जो कंप्रेशन प्रेशर है उसको एडजस्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन डिसइंटीग्रेशन एपरेटस से है कि डिसइंटीग्रेशन एपरेटस के अंदर जो मैश साइज होती है वो साइज क्या होती है। तो उसका जवाब आपको ये देना है कि जो डिसइंटीग्रेशन एपरेटस के अंदर जो मैश का यूज किया जाता है उसकी मैश साइज होती है 1.8 से लेकर 2.2 mm। इसके अलावा एक और क्वेश्चन, काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, ऐसी कौन सी टेबलेट है जिनका डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं लगाया जाता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि जो च्यूएबल टेबलेट होती है, मतलब वो टेबलेट जिनको हम चबाते हैं, उन टेबलेट का डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है वो टेबलेट की हार्डनेस से रिलेटेड है और क्वेश्चन ये है कि टेबलेट की हार्डनेस को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। इसका जवाब आपको ये देना है कि टेबलेट की हार्डनेस को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले होता है बाइंडर्स की क्वांटिटी, कि अगर आप टेबलेट के अंदर बाइंडर्स की क्वांटिटी को इंक्रीज कर देंगे तो भी टेबलेट जो होगी वो काफ़ी हार्ड हो जाएगी। साथ ही साथ मॉइस्चर की प्रेजेंस, अगर ग्रेन्यूल्स के अंदर मॉइस्चर्स प्रेजेंट होंगे तो टेबलेट की जो हार्डनेस होगी वो काफ़ी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी एक ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि कैप्सूल के दो साइज की बात की गई है, एक है 0 साइज कैप्सूल और एक साइज होता है 1 साइज कैप्सूल। तो इनमें से सबसे बड़ा कैप्सूल कौन सा होता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि जो 0 साइज कैप्सूल होता है उसका साइज 1 साइज कैप्सूल से बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा टेस्ट है जिससे कि हम डोजेस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट जो डोज होता है, जो ड्रग होता है, उसकी यूनिफॉर्मिटी का पता लगाते हैं या यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेस यूनिट का पता लगाते हैं। तो आपको इसका जवाब ये देना है कंटेन यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, जो एक टेस्ट जो हम HPLC के अंदर अप्लाई करते हैं, इस टेस्ट से हम ये पता लगाते हैं उनमें जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म वे में हुआ है। अगला क्वेश्चन जो है वो डिसइंटीग्रेशन एपरेटस से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन ये है कि जब डिसइंटीग्रेशन एपरेटस को हम अप्लाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जो वो ऊपर नीचे होता है तो बास्केट रेस असेंबली में जो ऊपर नीचे की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या है। फिर से बता दूं, बास्केट रेक असेंबली में जो ऊपर नीचे डाउनवर्ड और अपवर्ड होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है। तो इसका जवाब आपको ये देना है 28 से 32 साइकिल पर मिनट इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जी हाँ, 28 से 32 साइकिल पर मिनट इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब 28 से 32 बार वो 1 मिनट के अंदर ऊपर नीचे होता है बास्केट रेक असेंबली में डिसइंटीग्रेशन एपरेटस। तो अगला क्वेश्चन आपसे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ये पूछा जा सकता है। बेसिकली ये क्वेश्चन जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है बट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि जब हम टेबलेट का कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन करते समय अगर हमको ये दिखाई दे कि टेबलेट जब कंप्रेस हो रही है और उस समय टेबलेट जो है वो स्टिकिंग ऑब्जर्व दिख रही है, मतलब टेबलेट जो है वो बार बार डाइस के साथ चिपक रही है, तो उसका क्या रीजन हो सकता है। मतलब अगर स्टिकिंग ऑब्जर्व हो टेबलेट कंप्रेशन करते समय तो उसका क्या रीजन हो सकता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है। इसका पहला रीजन तो ये हो सकता है कि जो ग्रेन्यूल्स हम यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से ड्राई ना हुए हो। जी हाँ, जो ग्रेन्यूल्स है जिनको हमको प्रॉपर तरीके से ड्राई करना था वो ड्राई नहीं हुए हो और उसके अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से वो स्टिक हो सकते हैं, डाइस के साथ चिपक सकते हैं। उसके अलावा स्टिकिंग से बचाने के लिए टेबलेट को हम लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। जी हाँ, लुब्रिकेशन का यूज करते हैं। बट अगर हम प्रॉपर वे में अगर लुब्रिकेशन का यूज नहीं करेंगे तो, या प्रॉपर वे का मतलब है अगर आप कम क्वांटिटी में लुब्रिकेशन का यूज करते हैं तो उस समय भी हम स्टिकिंग को ऑब्जर्व करते हैं। उसके अलावा दो और रीजन है। एक होता है जरूरत से ज्यादा बाइंडर्स का यूज करना। जी हाँ, बाइंडर्स जो कि टेबलेट को हार्डनेस प्रोवाइड कराते हैं, उसकी हार्डनेस को इंप्रूव करते हैं। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा बाइंडर्स का यूज़ करोगे तो भी जो है वो स्टिकिंग ऑब्जर्व होती है। साथ ही साथ अगर आप जो ग्रेन्यूल्स हैं या जो टेबलेट आप बना रहे हो उस टेबलेट के अंदर ही फॉर्मुलेशन के अंदर कोई ऐसे कंपोनेंट है जिनका कैरेक्टर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, तो हाइग्रोस्कोपिक कैरेक्टर होने की वजह से भी जो टेबलेट होती है वो स्टिकिंग शो करती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है वो क्वेश्चन ये होगा कि प्रोसेस चेक क्या होता है। जी हाँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर टाइम पे प्रोसेस चेक किया जाता है और जैसे कि ये एक इन प्रोसेस डिपार्टमेंट भी होता है जिसका काम यही होता है कि जो प्रोडक्शन के अंदर जो भी प्रोसेस चल रही है वो प्रॉपर वे में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा सकता है कि इस प्रोसेस चेक का मतलब क्या होता है, ये क्यों किया जाता है। तो इसका जवाब आपको ये देना है कि प्रोसेस चेक इसलिए किया जाता है जिससे कि समय समय पर हम सैंपल को विड्रॉ करके ये क्रॉस चेक करते हैं कि जो प्रोडक्शन की प्रोसेस चल रही है वो सिस्टमेटिक वे में चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मेंटेन है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन हमको दी गई है, जो स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं उसको फॉलो किया
किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो 100% प्योर है कि नहीं है। इसी को चेक करने के लिए समय समय पे प्रोसेस चेक किया जाता है, मतलब प्रोसेस को क्रॉस चेक किया जाता है। जो भी प्रोसेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है, समय समय पर सैंपल को विड्रॉ किया जाता है और इन प्रोसेस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, जहां पर प्रोडक्ट की क्वालिटी को चेक किया जाता है। तो इसी प्रोसेस को प्रोसेस चेक बोला जाता है।